नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम बात कर रहे थे इससे पूर्व के वीडियो में कि अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा क्या है, जिसमें हमने निष्कर्ष रूप से कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि निरंतर विकसित होने वाले नियमों तथा सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करता है। और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत न केवल राज्य अपितु संस्थाएं और व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के बारे में। जैसा कि स्रोत से पता चल रहा है कि शब्द से ही कि सोर्स, अंतर्राष्ट्रीय विधि के सोर्स क्या हैं। जैसा कि हम जैसे बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय विधि उद्गम कहाँ से होती है या फिर अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटारा करने के लिए विधि शास्त्री क्या देखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के ह्यूमन राइट का वोलेशन होता है तो वो कहाँ देखेगा कि पहली बात तो वो देखेगा राइट मिले कहाँ से, राइट आए कहाँ से, राइट का जन्म कहाँ से हुआ। इसी प्रकार जैसे किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हो जाता है तो अपराध का उपचार कहाँ मिला। कोई सिविल सूट दायर करना है तो उसकी प्रोसीजर कहाँ पे है, वो कहाँ प्रोसीजर देखेगा और उसमें रेमेडी लेगा। या फिर जैसे कोई नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, जैसे गंगा नदी है तो कहाँ से निकली और बीच में जितनी शाखाएँ उससे जुड़ती गई वो बड़ी होती गई और अंत में जाके महासागर में मिली। इसी तरह हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का उद्गम कहाँ से हुआ या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं उनको निपटारा करने के लिए किन चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत से तात्पर्य उन तरीकों तथा प्रक्रिया से है जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्म होता है। विधि के स्रोत उन विशिष्ट नियमों से संबंधित होते हैं जिनसे प्रणाली बनती है तथा उन प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं जिनसे नियमों की पहचान विधि के नियमों के रूप में होती है। अध्ययन की सुविधा से स्रोतों को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक सारवान, एक दूसरा गौण। सारवान जो स्रोत है वह सामग्री है जिससे विधि निर्मित होती है, इसी से विधि की विषय वस्तु बनती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत को हम निम्न श्रेणियों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, तीसरा सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम, चौथा न्यायाधिकारियों एवं भाष्यकारों की रचनाएं और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन। आधुनिक युग में जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि अपने विकसित रूप में है, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में सर्वप्रथम स्थान है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 के अनुसार न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विवादों के बारे में निर्णय देगा, उससे संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय विधि जानने के लिए सर्वप्रथम वो अंतर्राष्ट्रीय संधि देखेगा। देखो, जब भी दो या दो से अधिक देश किसी विवाद को निपटारा करने के लिए कोई संधि करते हैं, जैसे प्रत्यर्पण होता है, भारत में अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति अपराध करता है तो जिस देश का वो व्यक्ति है तो भारत के द्वारा उस देश को सौंपना है, तो भारत तभी उस व्यक्ति को उस जहाँ का वो नागरिक है तब सौंपेगा जब भारत के और उस देश की कोई प्रत्यर्पण संधि हो। विवाद होता है और विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है, अगर दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण की संधि है तभी उस देश के नागरिक को जहाँ वो अपराध करके भारत में आके छिपा है तभी सुपुर्द किया जाएगा। ठीक है, जब भी विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा तो सबसे पहले क्या देखेगा, वो संधि देखेगा। अब संधि भी दो तरह की होती है इसमें, एक तो विधि निर्माण करने वाली संधि, एक संविधान निर्माण करने वाली संधि। विधि निर्माण करने वाली संधियाँ भी दो तरह की है, एक तो सार्वभौमिक संधि जिसमें संयुक्त राष्ट्र, जैसे संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, दूसरी है सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करने वाली संधियाँ। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे देश जैसे यूएनओ को चार्टर है तो उस यूएनओ में तो 193 देश हैं,
लेकिन एक देशों का समूह जैसे आसियान है, G20 है, ये देश आपस में मिलकर किसी विषय पे संधि कर लेते हैं तो वो संधि उन राष्ट्रों के जिन राष्ट्रों ने वो संधि की है उन पक्षकारों पर बाध्यकारी होती है। जैसे वर्सलिस की संधि है, जेनेवा संधि है, वियना कन्वेंशन है, आदि आदि। दूसरा होता है कि संविदा निर्माण करने वाली संधि। देखो, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं कि संविदा दो पक्षकारों के बीच होती है और उन्हीं दोनों पक्षकारों के बीच लागू होती है, वो उन्हीं पक्षकारों पर बंधनकारी होती है। ठीक है। इसमें फ्रीडमैन ने भी लिखा कि तीव्र से चलने वाली तथा अंतर्राष्ट्रीय समाज में आज प्रथा के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ने मुख्य स्रोत का स्थान ग्रहण कर लिया है। ठीक है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। जब प्रारंभिक काल में कानूनों का कोडिफिकेशन नहीं हुआ था तो जो पहले कहते पंच परमेश्वर जो वटवृक्ष के नीचे बैठ के गाँव में निर्णय सुनाए जाते थे या कुछ ऐसी प्रथाएं बन जाती थी तो उन प्रथाओं के आधार पर फैसले होते थे। इसे पगडंडी का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे गाँव में क्या होता है कि एक मान लो कोई व्यक्ति एक सार्वजनिक जगह उस रास्ते से निकल रहा है आदिकाल से तो वो रास्ता बन जाता है। ठीक है। तो प्रथाओं और प्रथाएं वो भी माननी होगी जिसमें कुछ आवश्यक तत्व होंगे। जैसे प्रथा कैसी होगी, प्रथा दीर्घकालीन होगी, प्रथा तर्कसंगत होनी चाहिए, प्रथा जिसका निरंतर पालन होना चाहिए, प्रथा सुनिश्चित होनी चाहिए, इसका पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए, इसको राज्य इसको अभ्यास में लाते हों। प्रथा के संबंध में एक जजमेंट भी है, वेस्ट रेंट सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम आर। इस बात में न्यायालय ने यह नियम प्रतिपादित किया कि किसी विषय पर वैध तथा निश्चित अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के लिए आवश्यक है कि वो प्रथा कैसी हो संतोषजनक साक्ष्य द्वारा ही सिद्ध किया जाए कि प्रथा की प्रकृति इस प्रकार की है जिसको राज्य की सामान्य स्वीकृति मिल चुकी है तथा कोई भी सभ्य राज्य उसका विरोध नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद आता है सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत को तीसरे क्रम में लिखा है। जब भी कोई विवाद न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास पहुंचता है तो सर्वप्रथम वो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय देखेगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन। दूसरा कोई ट्रेडिशन प्रथा बनी तो उसको देखेगा। अगर उसमें कुछ भी नहीं मिलता तो उस विवाद को निपटारे के लिए वो सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम देखेगा, उसके अनुसार विवाद का निपटारा करने का प्रयास करेगा। इस संबंध में न्यायाधीश सगला के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों को राज्य विधि से लिया जा सकता है यदि इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किया जा चुका है तथा ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम से असंगत नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है न्यायाधिकरणों एवं न्यायालय के निर्णय। देखो, ये दो तरह के होते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय, एक राज्य के न्यायालय का निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो निर्णय होता है वो पक्षकारों पर ही बाध्यकारी होता है और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कोई सलाह ली जाती है तो सलाह बाध्यकारी नहीं होती और न्यायालय अपने पूर्ण निर्णय से बाध्यकारी नहीं होता। दूसरा होता है राज्यों के निर्णय। प्रत्येक देश, मान लो किसी देश के सामने अंतर्राष्ट्रीय विषय का कोई विवाद आ गया तो उस राज्य द्वारा उस विषय पे जो निर्णय दिया गया है और वैसा ही विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष पहुंचता है तो उस देश द्वारा उस विषय पे दिए गए विवाद का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अवलोकन कर सकता है। ये राज्य के जो निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कब स्वीकार्य होंगे इसके लिए कुछ परिस्थितियाँ हो सकती है, इसके कुछ नियम बन सकते हैं। जैसे राज्य के न्यायालय के निर्णय पूर्व निर्णय या पूर्व दृष्टांत के रूप में माने जाएं। दूसरा, राज्य के न्यायालय के निर्णय उन्हीं नियमों के अंतर्गत जिनमें प्रथा का विकास होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रथा संबंधी नियम बन सकते हैं। पांचवा है विधि शास्त्रियों तथा भाष्यकारों की रचनाएं। ये वैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत में नहीं आता लेकिन फिर भी इसको स्रोत के रूप में माना जाता है क्योंकि इनसे अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का विकास होता है। इसमें एक न्यायमूर्ति ग्रे ने पाकेट हवाना का मामला हुआ था, उसमें कहा कि यदि किसी मामले में कोई संधि नहीं है, न ही किसी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का निर्णय है तो न्यायालय सभ्य राष्ट्रों की प्रथाओं तथा भाष्यकारों एवं विधि शास्त्रियों की रचनाओं का सहारा ले सकता है। विधि शास्त्री तथा भाष्यकार वर्षों के श्रम तथा अभ्यास से
संबंधित विषय पर मत प्रकट करते हैं तथा न्यायालय उनकी रचनाओं को इस बात को जानने के लिए सहारा ले सकता है कि किसी मामले पर वास्तविक विधि क्या है। और आखिरी है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय, ये प्रस्ताव आंतरिक कार्यों के लिए जो सिद्धांत तथा नियम प्रतिपादित किए जाते हैं वह संबंधित संस्थाओं के सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है गौण स्रोत, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य। कोई राज्य दूसरे राज्य से अगर उचित व्यवहार करता है, पारस्परिक सही व्यवहार करता है, तो दूसरे राज्य का भी एक नैतिक दायित्व बन जाता है कि वो उस राष्ट्र के साथ अच्छा व्यवहार करे। दूसरा है राज्यों के पत्र। आजकल कई राज्य, जब सभ्य राज्य अपने दूसरे राज्य से पत्र व्यवहार करते हैं, अगर कोई विवाद होता है तो उन पत्रों को भी से भी जाना जा सकता है कि विवाद का निपटारा कैसे हो। राज्यों द्वारा, तीसरा है राज्य द्वारा अपने अधिकारियों को प्रेषित अनुदेश। सरकार के विधि सलाहकार कठिन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को विभिन्न विषयों पर परामर्श देते हैं, जिनसे कठिन तथा विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय मामलों के समाधान में सहायता मिलती है। अतः यह भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए स्रोत के रूप ग्रहण कर सकते हैं। चौथा है तर्क। जब कोई मामला न्यायालय में पहुंचता है तो दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा तर्क दिए जाते हैं और उन तर्कों को ध्यान में रखकर न्यायाधिपति महोदय द्वारा अपना फैसला सुनाया जाता है। तो ये तर्क जिस विषय में दिए गए थे उनको भी किसी विवाद को निपटाने के लिए उनका भी अवलोकन किया जा सकता है। आखिरी और अंतिम है इक्विटी एंड जस्टिस, साम्य और न्याय। अगर कोई विधि है ही नहीं तो इक्विटी के आधार पर भी मामले का निपटारा किया जा सकता है। उस समय परिस्थितियाँ क्या थी, परिस्थिति देश काल के अनुसार विवाद का निपटारा किया जा सकता है। धन्यवाद।